हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे साथियों। मैं पल्लवी गौड़ द पल्लवी एकेडमी मंच पर अपनी सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतिभागी साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, मैं आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए आज अपनी वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द भेद का तीसरा आधार परिवर्तन के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर शब्द के वर्गीकरण की को लेकर आई हूँ। तो आप मेरी वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, अंत तक देखें, क्योंकि आज की वीडियो से आपको आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। तो मेरी वीडियो पर आगे जाने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, मुझे लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक प्लीज़ शेयर अवश्य करें, जिससे वो भी लाभान्वित हों। तो बिना समय गंवाए चलिए हम अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। शब्द क्या है? वर्ण के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है उसे शब्द कहते हैं। शब्द के का वर्गीकरण हमने कई आधारों पर किया है, जैसे कि रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, और स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अब मैं आपको आज परिवर्तन के आधार पर शब्द भेद बताऊंगी। पिछले 3 जो मैंने भेद आपको बताए हैं, इसके बारे में मैं अपनी वीडियो आपको पहले दे चुकी हूं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप उस वीडियो पर अवश्य जाएं और उसमें डिटेल में आप इस कॉन्सेप्ट को समझें। तो मैं आज आपको परिवर्तन के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है ये बताने वाली हूं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये शब्द परिवर्तन है क्या। देखिए, उदाहरण के लिए मैं आपसे कुछ वाक्य बोलती हूं, उन्हें आप ध्यान से सुने। बच्चा रो रहे हैं, बच्चा रो रहे हैं। दूसरा वाक्य है सीता रोज स्कूल जाता है, सीता रोज स्कूल जाता है। साथियों, क्या आपको ये वाक्य सुनने में कुछ अटपटे लग रहे हैं? कुछ गलती मेरे से हो रही है बोलते समय? मैंने कहा बच्चा खेल रहे हैं या बच्चा रो रहे हैं। तो बच्चा और रो रहे हैं क्रिया में मेल नहीं हो पा रहा है। अगर रो रहे हैं अगर मैं बोल रही हूं तो बच्चा की जगह क्या होगा? बच्चे। इसी तरीके से मैंने कहा सीता रोज स्कूल जाता है, तो जाता है अगर मैं बोल रही हूं तो निश्चित तौर पर मेरे वाक्य में गलती है, क्योंकि मैं संज्ञा के अनुसार क्रिया का प्रयोग करूंगी, दोनों में से कहीं चेंज होगा। तो अगर मैं नाम ले रही हूं सीता, तो इसका मतलब यह है कि क्रिया में चेंज करूंगी, यानी कि सीता रोज स्कूल जाती है। तो इस प्रकार से जब हम वाक्य में लिंग, वचन, काल के आधार पर परिवर्तन करते हैं शब्दों का, तो वो होते हैं परिवर्तनकारी शब्द, यानी कि परिवर्तित होने वाले शब्द। तो व्याकरण के आधार पर ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन किया जाता है उनको हम कितने भागों में बांटते हैं, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, शब्द भेद तीसरा आधार है। इसके पहले वाले 2 आधार में अपनी वीडियो में बता चुकी हूं। व्याकरणिक प्रकार्य अथवा परिवर्तन के आधार पर शब्दों को कितने रूप में बांटा गया है, या हम ये कह सकते हैं, प्रश्न में पूछा जा सकता है पदक्रम के रूप में, अथवा लिंग वचन कारक के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, साथियों, व्याकरणिक परिवर्तन के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, यानी कि 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 विकारी शब्द और नंबर 2 अविकारी शब्द। विकारी शब्द, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, परिवर्तनशील, या जिनमें परिवर्तन जिनका रूप बदला जा सके, वो विकारी। अ लगने पर यह हो गया अविकारी, यानी कि जिनका रूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन्हें हम अव्यय भी बोलते हैं। अव्यय आ जाए या अविकारी शब्द आ जाए तो आप बिल्कुल भ्रमित ना हो, दोनों का एक ही अर्थ है। तो परिवर्तन के आधार पर शब्दों को के 2 भेद किए गए, विकारी और अविकारी शब्द अथवा अव्यय। विकारी शब्दों को के भी 4 भेद हैं और 4 भेद अविकारी शब्दों के हैं। कुल 8 प्रकार के शब्द परिवर्तन के आधार पर आते हैं। विकारी के 4 भेद कौन से हैं? देखिए आप यहां, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इसी तरीके से अविकारी के भेद हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 8 प्रकार के जो शब्द हैं वे विकारी और अविकारी
शब्द कहे जाते हैं। डिटेल में पढ़ने के लिए चलिए हम समझेंगे कि विकारी शब्द से क्या आशय है। यानी है विकारी शब्द। विकारी का अर्थ होता है साथियों, विकार मीन्स होता है परिवर्तन, मूल रूप में बदलना। यानी कि ऐसे शब्द जो अपने रूप को बदल लेते हैं उनको विकारी शब्द कहते हैं। जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक, काल के कारण अपना रूप बदल लेते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि लिंग है ना, लिंग मैंने बोला था सीता स्कूल जाती है ना, तो यहां पर मैंने लड़की का संज्ञा ली है तो जाती है हो गई। अगर जाता है होगा तो मैं निश्चित तौर पर एक लड़के का नाम लूंगी। अथवा आएगी, मान लो मैंने कहा आएगी, जैसे कि मैंने लिखा यहां पर आएगी डैश आएगी, तो आएगी चूंकि स्त्रीलिंग है ना, क्रिया से समझ में आ रहा है कि यहां पर स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा, तो हम यहां पर कह सकते हैं लड़की आएगी। अगर यहां पर मैं आएगा लिखूंगी क्रिया, अगर आएगा है तो आएगा से क्या बोध हो रहा है कि यहां पर पुल्लिंग आएगा, यानी कि लड़का आएगा। तो इस प्रकार से लिंग, वचन, कारक के आधार पर जो शब्द अपना रूप बदल लेते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन। उदाहरण के लिए लड़का, लड़का का क्या हो जाएंगे, लड़के भी हो जाएगा, लड़कों भी हो जाएगा। लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं, तो लड़का बदलकर वचन के अनुसार बहुवचन की जब बात आई तो यहां लड़के हो गया या लड़कों हो गया। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। मैंने ऊपर बताया था विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं विकारी शब्द। कौन कौन से देखिए। पहला है संज्ञा, बच्चा खेल रहा है, संज्ञा, बच्चा है संज्ञा, खेल रहा है ना, एक बच्चे की बात हो रही है, एक वचन। लेकिन जब हम बहुवचन में ले जाएंगे तो इस बच्चे का क्या हो जाएगा, बच्चे, बच्चा की जगह हो जाएगा बच्चे, बच्चे खेल रहे हैं। समझे। इसी तरीके से देखिए कुत्ता, कुत्ता भौंक रहा है, क्या, कुत्ता भौंक रहा है, एक वचन। लेकिन जब बहुवचन होंगे भौंक रहे हैं तो कुत्ता बदलकर कुत्ते हो जाएगा। बालक, अब मान लीजिए ये मैंने रिक्त स्थान, बालक पढ़ता है, पढ़ती है तो बालिका, बालिका पढ़ती है। इसी तरीके से मान लीजिए किसी मेज पर एक पुस्तक रखी है तो हम क्या लिखेंगे, मेज पर पुस्तक रखी है। पर अगर यहां रखी है आ जाए, है आ जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, पुस्तकें, मेज पर पुस्तकें रखी हैं। तो इस प्रकार से संज्ञा अपना रूप अपने लिंग, वचन और कारक के अनुसार या काल के अनुसार बदल लेती है। तो जो शब्द, संज्ञा शब्द बदल जाए या परिवर्तन हो जाए जिन शब्दों में, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। दूसरा क्या भेद है, दूसरा है विकारी शब्द का भेद सर्वनाम। अर्थात सर्वनाम शब्द जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं वे विकारी शब्द की श्रेणी में आते हैं। तो संज्ञा दूसरा भेद है विकारी शब्द का सर्वनाम। जैसे कि वो आएगा, वो आएगा, लेकिन जब बहुवचन में करेंगे तो वो का क्या हो जाएगा, वे आएंगे। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए सर्वनाम, बाजार जाऊंगी, बाजार जाऊंगी, तो मैं यहां पर लिख सकती हूं मैं बाजार जाऊंगी। लेकिन बाजार जाना है तो मैं का क्या हो जाएगा, मुझे बाजार जाना है, मैं का मुझे। यह उसकी पेन है, यह उसका पेन है। ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरा भेद हमारा क्या हुआ, विकारी शब्द का सर्वनाम। तीसरा भेद है विकारी शब्द का विशेषण। तीसरा प्रकार क्या है, विकारी शब्द का विशेषण। जैसे कि वह बहुत मोटी है, मोटी, मोटी शब्द है, वह बहुत मोटी है, स्त्रीलिंग। लेकिन जब पुल्लिंग के लिए यूज होगा तो वह बहुत मोटा है। ठीक है। इसी तरीके से राम, राम अच्छा लड़का है, राम के लिए क्या लगेगा, अच्छा, अच्छा लड़का है।
ठीक है। लेकिन यदि हम लड़की की बात करते हैं तो यहां क्या हो जाएगा अच्छा बदल के अच्छी। या मैं कहूं राम है, अब इसमें क्या भरेंगे हम, यहां हम भरेंगे अच्छा, राम अच्छा है और सीता अच्छी है, यानी कि लिंग के अनुसार विशेषण बदल गया। तो यहां पर तीसरा भेद कौन सा हुआ, विशेषण। पहला विकारी शब्द का भेद है साथियों संज्ञा, दूसरा भेद है सर्वनाम और तीसरा भेद है विशेषण। चौथा भेद क्या है अब इसका, विकारी शब्द का चौथा भेद है साथियों क्रिया। वह बाजार जाएगा, वह बाजार जाएगा, एक वचन, वह बाजार जाएगी पुल्लिंग के हिसाब से, है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वह बाजार जाएगा पुल्लिंग, वह बाजार जाएगी स्त्रीलिंग। इसी तरीके से वह खाना खाता है, वह खाना खाती है, या जाता है का क्या होगा, वह विद्यालय जाता है और वो विद्यालय जाती है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि विकारी शब्द से क्या आशय है, विकारी शब्द से आशय है ऐसे शब्द जो मूल रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। जब हम वाक्य में उन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो वाक्य में लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार या काल के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। उसके चार भेद संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तथा क्रिया को मैंने यहां स्पष्ट किया है। साथियों, अब हम परिवर्तन के आधार पर शब्द भेद का दूसरा भाग अविकारी अथवा अव्यय शब्द के बारे में जानेंगे। विकारी यानी कि परिवर्तन, परिवर्तनशील। विकारी शब्द में जब अ लग गया, अ उपसर्ग लग गया तो वो बन गया अविकारी। तो अ धन विकार यानी कि जिसमें परिवर्तन ना हो, यानी कि वे शब्द जो किसी भी स्थिति में अपने रूप को ना बदलें, वे निश्चित हों और उन पर किसी भी लिंग, वचन या कारक आदि का कोई प्रभाव ना पड़े, वे अविकारी शब्द। समझिए, अधन विकार जिसमें परिवर्तन ना हो, अर्थात जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहते हैं। समझे साथियों, जब हम वाक्य में कुछ शब्द देखते हैं जैसे कि और, है ना, और को आप कहीं भी प्रयोग करें, चाहे वो बहुवचन या एक वचन, चाहे लिंग कोई सी भी हो, कारक कोई सा भी हो, और का रूप नहीं बदलेगा। और, अथवा, किंतु, परंतु, या, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रत्येक स्थिति में अपने मूल रूप में ही रहते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये निश्चित होते हैं और इन पर किसी लिंग, वचन, कारक या काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप में ही वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, उनका रूप बदला नहीं जा सकता, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। समझे, एक बार मैं पुनः रिपीट करती हूं कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द होते हैं। जैसे कि धीरे धीरे, है ना, राम धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है, एक वचन में भी धीरे धीरे रहेगा। अगर मैं यहां पर कहूं कि बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, तो बच्चे बहुवचन होने के बाद में भी धीरे धीरे ही रहेगा। अथवा शब्द भी कभी नहीं बदलता। वाह, 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 तुम तो बहुत सुंदर हो, है ना, या अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छा गाना गाती हो, है ना, ये तो हुआ एक वचन के लिए। लेकिन अगर मैं कहूं अरे वाह, बच्चों ने बहुत अच्छा नृत्य किया, बच्चों ने, अरे वाह बच्चों ने, यानी कि मैं बहुवचन के लिए भी अरे वाह ही बोल रही हूं, या वाह, या आह, ओ, मतलब यानी कि जितने भी विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं उनको भी किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वे भी अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा हम देख लेते हैं। अविकारी शब्द चार हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक,
समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 4 प्रकार हैं। क्रिया विशेषण बाहर, जल्दी, धीरे धीरे, यानी कि वे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं, है ना। देखा, जल्दी शब्द क्रिया विशेषण है, वो प्रत्येक लिंग वचन और कारक के साथ जल्दी ही रूप में प्रयुक्त होगा। धीरे धीरे, ऐसे कि क्रिया विशेषण के जो शब्द वे रूप नहीं बदलते। संबंध बोधक के साथ, से पहले, जो संबंध बोधक जितने भी शब्द होते हैं वे नहीं बदलते। समुच्चय बोधक किंतु, परंतु, और, अथवा, या, है ना, ये भी अपना रूप नहीं बदलते। विस्मयादि बोधक ओ, वाह, अरे आदि, ये भी अपना रूप नहीं बदलते हैं। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में मैंने आपको विकारी और शब्द की संक्षिप्त जानकारी दी है। अब मैं विकारी शब्द के जो भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, और अविकारी शब्द के जो भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इन सभी के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाऊंगी और आपको डिटेल्ड में इन टॉपिकों के बारे में समझाऊंगी। जो आज जो शब्द भेद का चौथा आधार है, प्रयोग के आधार पर, उसके बारे में बताने वाली हूं कि प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, हम शब्दों को का प्रयोग करते हैं कितने प्रकार से। एक तो सामान्य बोलचाल में करते हैं, और दूसरा हम एक विशेष स्थिति में या विशेष परिस्थिति दशा में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया, एक तो सामान्य शब्द, दूसरा तकनीकी या पारिभाषिक शब्द। जो पारिभाषिक शब्द हैं वे कौन से शब्द हैं? जो किसी संस्था में, किसी विभाग में, या किसी विषय से संबंधित या किसी व्यवसाय से संबंधित होते हैं। और जो सामान्य शब्द हैं वो हम साधारण बोलचाल में दैनिक रूप से दिन में हमेशा सामान्य बोलचाल में ही बात करते हैं। तो सामान्य शब्द क्या हुए? वे शब्द जिनका प्रयोग हम दैनिक रूप से सामान्य बोलचाल में करते हैं वे सामान्य शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, काम, खाना, सोना, या अभी जो मैं बराबर आपसे बातचीत कर रही हूं वे सभी सामान्य शब्द हैं। लेकिन जब मैं किसी टॉपिक को समझाती हूं, जैसे विकारी शब्द, अविकारी शब्द, पारिभाषिक, है ना, या तत्सम, तद्भव, ये एक विषय से संबंधित मानक शब्द हैं, तो ये तकनीकी या पारिभाषिक शब्द कहलाएंगे। तकनीकी शब्द या पारिभाषिक शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनका संबंध विविध विषयों, व्यवसायों, विज्ञान आदि से होता है वे तकनीकी शब्द होते हैं। जैसे प्रशासनिक शब्द क्या होगा? सचिव, कार्यालय, है ना, विभाग, विज्ञान में रसायन, भौतिकी, ऊर्जा, है ना। तो ये सभी जो शब्द हैं वो पारिभाषिक शब्द हैं। मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहती हूं कि पारिभाषिक शब्दों को हम किस प्रकार से बनाते हैं या पारिभाषिक शब्दों का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, पारिभाषिक या तकनीकी शब्द निर्माण कौन सी प्रोसेस हम अपनाते हैं या किस प्रकार से, कितने प्रकार से हम बना सकते हैं वो समझिए। हिंदी पर्यायवाची ना होने की स्थिति में अंग्रेजी का मूल शब्द ग्रहण कर लेना। पारिभाषिक शब्द कैसे बनता है? नंबर 1 तरीका है कि कोई हिंदी में पर्यायवाची शब्द ना होने की स्थिति में अंग्रेजी का शब्द ही भाषा में ग्रहण कर लेना, जैसे कि रेडियो, टीवी, मोटर, किलोग्राम, ये सभी पारिभाषिक शब्द हैं और ये इंग्लिश के शब्द हैं लेकिन इनको हिंदी में समाहित कर लिया गया। दूसरा है भारतीय भाषाओं के स्रोत से शब्द निर्माण, यानी कि जो भारत में भाषाएं हैं उनसे लिए गए शब्द भी पारिभाषिक शब्द में प्रयोग कर लिए जाते हैं, जैसे कि दूरदर्शन, आयुक्त, कार्यालय, निदेशक या न्यायालय, ये सभी हमारे भारत की भाषाओं से लिए गए शब्द हैं जिनको विभाग, विषय या व्यवसाय से संबंधित प्रयोग किया जाने लगा। तीसरा तरीका है लोक प्रचलित या देशज शब्दों से पारिभाषिक शब्दों का निर्माण। देखिए, जो अधिक प्रचलन में आ जाते हैं या जो देशज शब्द हैं यानी कि क्षेत्र विशेष के शब्द हैं उनको मिलाकर भी हम पारिभाषिक शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। जैसे डाक घर, टिकट घर, निपटान, घरेलू हिंसा, ये सभी देश से संबंधित शब्द हैं, क्षेत्रीय शब्द हैं, लोक में प्रचलित शब्द हैं। तो ये प्रचलित होते 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 उनको पारिभाषिक या तकनीकी शब्दों की श्रेणी में ले लिया गया। यानी कि डाकघर, पोस्ट ऑफिस, डाकघर हिंदी में प्रचलन में आ गया। टिकट घर
निपटान यानी कि किसी भी विवाद का निपटान कर लो, न्यायालय संबंधी शब्द है। घरेलू हिंसा, ठीक है। अगला तरीका क्या है पारिभाषिक शब्दों को निर्माण का? तत्सम शब्दों में तत्सम उपसर्गों के द्वारा शब्द का निर्माण, यानी कि तत्सम उपसर्गों को लगाकर भी हम पारिभाषिक शब्दावली बना लेते हैं। जैसे कि अति, अति उपसर्ग के द्वारा अतिक्रमण बन गया, ये पारिभाषिक शब्द है। परि, परि उपसर्ग के द्वारा परिवादी, ये न्यायालयीन पारिभाषिक शब्द है। उत, उत उपसर्ग के द्वारा उत्प्रेरक, विज्ञान में। प्रभाग यानी कि कोई भी विभाग, प्र के द्वारा भाग में प्रभाग। तो इस प्रकार से हम तत्सम उपसर्गों के द्वारा भी पारिभाषिक शब्द का निर्माण कर लेते हैं। अगला क्या तरीका है? तत्सम प्रत्यय के द्वारा पारिभाषिक शब्द निर्माण करना, यानी कि तत्सम संस्कृत के प्रत्यय का उपयोग करके भी हम पारिभाषिक या तकनीकी शब्दावली का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि आत्मक है ना, गुण धन आत्मक, गुणात्मक। आवंटन में इत प्रत्यय लग गया तो आवंटित, सह में कार प्रत्यय लग गया तो सहकार, परिसीमा में न प्रत्यय लग गया तो परिसीमन। इस प्रकार से हम तत्सम प्रत्यय का प्रयोग करके भी पारिभाषिक शब्दावली तैयार करते हैं। इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है? समास के माध्यम से भी पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि रक्षा चौकी, रक्षा की चौकी, रक्षा चौकी। मौसम विज्ञानी, मौसम के विज्ञानी, मौसम के वैज्ञानिक, मौसम विज्ञानी हो गए। राज्यपाल, लोकसभा, ऐसे कई सारे शब्द भी पारिभाषिक शब्द की श्रेणी में आते हैं जो कि समास के माध्यम से बनाए जाते हैं। समास का उपयोग करके दो शब्दों को आपस में जोड़कर हम पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण कर सकते हैं। स्वनिम परिवर्तन, स्वनिम परिवर्तन क्या है समझिए। यह संधि समास के आसपास की घटना है, यानी कि जैसे कि संधि से दो वर्णों को मिलाकर हमें जो विकार उत्पन्न करते हैं, समास में दो शब्दों को भी पास में लाकर हम नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से स्वनिम परिवर्तन के द्वारा भी शब्दों का निर्माण किया जाता है। कैसे? देखिए, स्वनिम परिवर्तन के मैं कुछ तरीके बताती हूं। नंबर 1, स्वनागम, स्वनागम यानी कि स्वर या ध्वनि का नवीन आगमन हो जाना, यानी कि नवीन ध्वनि आ जाना। कैसे? कर धन इये, तो ये होना चाहिए करिए, लेकिन कई बार इसको कीजिए भी बोलते हैं। कर धन इये, भाई कर धन जिए तो होगा नहीं, कर धन इये को हम कीजिए का उच्चारण करते हैं। सो आ, सो आ को हम सुला भी कहते हैं, ठीक है। स्वप्न लोप, दूसरा तरीका क्या है? स्वन लोप, यानी कि स्वर या ध्वनि का लोप हो जाना। इस प्रकार से दो शब्दों को आपस में मिलाना कि उसमें जो स्वर या ध्वनि है वो गायब हो जाए। जैसे कि लड़का धनपन, लड़का धनपन, लड़कपन, इसमें से अस्वर गायब हो गया। पानी धन घट, पानी धन घट मिलकर हो गया पनघट, तो यहां से अ और ई स्वर का गायब हो जाना, यानी कि स्वन लोप, ठीक है। स्वन परिवर्तन यानी कि स्वर और ध्वनि का बदल जाना भी एक पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करता है। जैसे कि जा आ, जा आ को हम गया बोल देते हैं, ठीक है। घोषीकरण, वर्ण के घोष की मात्रा का बढ़ना, किसी वर्ण का जो घोष है वो उसकी मात्रा यानी कि उसके जो समय सीमा है वो बढ़ जाना। कैसे? वाक धन ईश, वागीश, ठीक है। कपि धन ईश, कपीश, तो यहां पर वर्ण के का घोष की मात्रा यानी कि समय सीमा बढ़ गई। इसी तरीके से अगला है ह्रस्वीकरण, वर्ण या घोष में क्या हो जाए कि मात्रा कम हो जाए, वर्ण या घोष की मात्रा कम हो जाए। कैसे कम हो जाए? देखिए, यहां पर घूम धन आ, घूम धन आ, हम इसको बोल देंगे घुमा, तो ये जो बड़े ऊ की मात्रा है यहां पर छोटा ऊ हो गया, घुमा। दीर्घीकरण, स्वर का विस्तार हो जाना। अगला क्या तरीका है पारिभाषिक शब्दावली का कि दीर्घीकरण के द्वारा यानी कि स्वर का विस्तार हो जाना। जैसे धर्म धन अर्थ, धर्मार्थ, यानी कि यहां पर आ, बड़े आ की मात्रा का प्रयोग, स्वर का विस्तार हो गया। धर्म धन अर्थ धर्मार्थ, यानी कि
दीर्घ स्वर संधि वाले शब्दों के द्वारा भी पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से साथियों, मैंने आज अपनी वीडियो में आपको विकारी और अविकारी शब्दों का परिचय, साथ ही प्रयोग के आधार पर सामान्य और तकनीकी शब्द का निर्माण की प्रक्रिया को समझाया। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको विकारी शब्दों के बारे में बारी बारी से बताऊंगी, जिसमें मैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के ऊपर डिटेल्ड में आपको जानकारी देने वाली हूं। आप मेरी वीडियो को देखना ना भूलें और लगातार मेरी वीडियो को देखते रहें, क्योंकि मेरे ये टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक, जो भी ये तैयारी कर रहे हैं, उन तक मेरी वीडियो को पहुंचाने का प्रयास अवश्य करें, जिससे वे भी लाभान्वित हों। बहुत बहुत धन्यवाद।